बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है, जबकि पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की आबादियाँ भी सैलाब की जद में आ गई हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल तो किया गया है। आज पंजाब समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई भी की गई है, जिससे सैलाबी सूरत हाल बदतर हो सकती है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पंजाब में मुतअद्दिद आबादियाँ जो है सैलाब की जद में आ गई है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि मानसून की मजीद बारिशें होंगी। बारिश शुरू हो गई है इस्लामाबाद में और काफ़ी दीगर इलाकों में भी आज पंजाब में और आज़ाद कश्मीर में आज कुछ देर के बाद बारिशों का जो स्पेल है, एक ताकतवर स्पेल वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शुरू हो रहा है सैलाब के साथ ही। जो मैंने कल भी बात की थी कि सैलाब की हम बात सुन रहे हैं अभी तक, लेकिन अब जो है वो बारिशें भी शुरू होने जा रही हैं और शिद्दत के साथ। और ये जो स्पेल है शायद ये 3 तारीख तक रहेगा और फिर उसके बाद वक्फा आएगा और फिर उसके बाद ये दोबारा एक और स्पेल आएगा उसी दौरान, जब ये सैलाब जो है वो अपने पीछे बर्बादियाँ छोड़ता हुआ आगे सिंध की तरफ बढ़ रहा होगा। और ये बात मैंने कल भी की थी और आज मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये पूरा जैसे एक नक्शा सा जो होता है ना, क्योंकि जब आप कहते हैं ना देहात मिट गए और बस्तियाँ बह गई, तो फिर एक पूरा नक्शे जो है ना उन जगहों के, वो लोगों ने बरसा बरस से अपने वहाँ मकानात बनाए होते हैं, सड़कें, पुल, तो वो पूरा फिर इलाका जो है वो एक बर्बादी की मिसाल पेश कर रहा होता है। अब इसमें जो बात है सारी वो ये है कि कुछ तो क्लाइमेट चेंज है, लेकिन ये है कि मैन मेड क्राइसिस को हम डाइवर्ट करते हैं क्लाइमेट चेंजेस की तरफ। और इस बार तो पूरी कौम जो है उसके अंदर तमाम ही लोगों में इस बात का कवितर एहसास है कि हमने जो दरियाओं के किनारे जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़, और न सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ बल्कि आबादियाँ भी, मैंने कल भी बात की थी ना कि हाउसिंग सोसाइटी के पीछे एक कच्ची आबादी ज़रूर, उसको लीगलाइज ज़रूर किया जाता है ताकि लोग वहाँ पे आके जो है वो काम कर सकें। तो उसके नतीजे में जो है वो अब सारा सामने है सबके। और ये जो बात है ना इस वक्त, ये बहस का छेड़ना कि वो क्या मुल्क में आबी ज़खायर होने चाहिए, ये जो ना एक अटर नॉनसेंस किस्म की एक बहस है। मतलब आप ज़रा तसव्वुर करें कि हमने जब न्यूक्लियर, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है एक पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट है, अब उस वक्त हम ये बहस छेड़ देते भाई कुछ चीज़ें आपने करनी है, आपने करनी है। मतलब क्या हमें डैम बनाने चाहिए, अब सब ये हर 5-7 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद एक जो है ना वो डिबेट वक्ती तौर पे छेड़ देते हैं जी। क्या हमें आबी ज़खायर बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। ओ भाई, जब आपने एक चीज़ जो मुल्कों के लिए लाजमी है और जो आपने करनी ही करनी है, तो उस पर आप बहस क्यों कर छेड़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जो चीज़ नहीं करनी होती ना उसके ऊपर एक बहस छेड़ देते हैं जी। और बहस चलती जाती है और वो कुछ भी नतीजा आखिर में उसका 0/0/0 निकलता है। ये मुशर्रफ साहब के दौर में जब ये कालाबाग डैम का इशू छिड़ा, तो मैंने उस वक्त इसके ऊपर बहुत कम डिबेट की। मैं 1 या 2 शायद डिबेट्स थी जो मैंने की, और मैं उसके बाद फिर पीछे हटा। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा जी अगर ये डैम्स बनाने हैं तो इसका नाम कुछ और रख दें, कहीं और बना दें, लेकिन आपने आबी ज़खायर बनाने हैं ना, तो बहस क्यों कर रहे हैं इस बात पे। अच्छा, इतनी पावरफुल लॉबीज थी उस वक्त, उस सिस्टम के अंदर मौजूद थी, और वो आज भी हैं। मतलब आप जो हैं वो उनके बारे में बात करें तो मतलब है कि एक अजीब सा मामला हो जाता है। वो इतनी पावरफुल लॉबीज हैं कि वो ये नहीं कि किसी एक शख्सियत का या किसी एक हाउसिंग सोसाइटी का मैं नाम, पूरे मुल्क। और उसमें जो है वो आपके पास देखिए ना, अल्लाह ताला ने मौसम दिए हैं, आपको पानी दिया है, आपको हर किस्म की अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा है। और ये फूड बास्केट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, बहुत। ये सिर्फ ये नहीं कि दरख्त हैं तो उसके नतीजे में कोई क्लाइमेट नहीं, आपकी फसलें तबाह हो गई हैं। आपके यहाँ पर जब पानी खड़ा रहेगा पीछे, तो उसके बाद फिर आगे इश्यूज पैदा होंगे, बीमारियाँ फैलती हैं, बाकी मसले खड़े होते हैं। लोगों की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है उनके मवेशी। आप ये देखिए, मवेशी जो हैं लोगों के
किस तरह से इंसान बह गए तो मवेशियों को कौन इससे संभालेगा। तो ये है कि अब इसके ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी जगह आ गई है रियासत की भी कि बहुत उसको आप समझे ना कि ये जो बदमाशी है एलीट आपकी, ये बिल्कुल नोच नोच के खा के और पैसा अपना इनका सारा बाहर। पहले एक बूम था कि हाउसिंग सोसाइटीज़ का, फिर दूसरा आ जाता है बूम, अब वो क्रिप्टो का, ये क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग बहुत हुई है पिछले 5-7 सालों में, जो मैं बार बार बात करता हूँ। तो वो यहाँ से वो एक ईडन हाउसिंग सोसाइटी का केस था, फिर दूसरे केस आते हैं, फिर बन जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, लॉबिंग होती है फिर ये। लेकिन अब चूँकि बहुत मामलात एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपने बड़े कॉरिडोर्स तामीर करने हैं, आपकी बड़ी प्लानिंग्स हो रही हैं दुनिया के साथ, रीजन में इंगेजमेंट्स हैं आपकी, तो मेरा ख्याल है कि ये अब ये डैम बनेगा नहीं बनेगा मुज़ाकरा टीवी पे हो रहा है। तो इस बहस से हम निकलें, अगर जो करना है हमने करें, और जो नहीं करना वो हम उस ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को ना लगे। ये आबी ज़खायर बनाना बहस इस पे है ही नहीं कि आपके पास होनी चाहिए। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि बहस हम क्यों करते हैं। क्या पाकिस्तान को डैम बनानी चाहिए, क्या हमें बंद बनाने चाहिए, ये तो ऐसी बात होगी ना, क्या इंसान को खाना खाना चाहिए, क्या इंसान को सोना चाहिए, अजीब व गरीब किस्म की बहस है। जो चीज़ लाजिम है वो हमने करनी है, बस उसके ऊपर कोई आप उसे बहस नहीं छेड़ते। आप, मैंने आपको मिसाल दी ना कि आप न्यूक्लियर स्टेट में बहस छेड़ देते, उधर एक लिबरल उधर खड़े होते, एक उधर खड़े होते, एक उधर का, अच्छा जी वो सारे इस मिसाइल का नाम इसके नाम पे रखो, इसका ये रखो, इसको यूं करो। जो चीज़ें आपने करनी है वो आपने कर देनी है, बस वो कहते हैं ना, फिर उसमें बहस नहीं होती ज़्यादा। तो ये अब देखते हैं कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये बस यहाँ से जो भी चीज़ एक आ गई है उसके लिए जाहिर है कि जो लोग हैं मदद कर रहे हैं, जो अदारे हैं वो भी फ़ाल हैं, जो रज़ाकार हैं वो भी फ़ाल हैं, लेकिन इसका कोई हल, तो ये तो बिल्कुल एक ऐसे इस तरह से जैसे एक सैलाब है और फिर बारिशें, तो अल्लाह ताला से दुआ है हमारी, और सभी लोग इस वक्त अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि कोई इसमें से कोई बेहतरी का रास्ता निकले। लेकिन ये है कि वो जो, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, देखते हैं कि अभी ये किस तरह से क्या अपनी बर्बादी। अब तो बारिश शुरू हो गई आज से जी। तो ये क्या अब कल तक क्या मंजरनामा सामने आता है। अच्छा, नई जंगें छिड़ गई हैं। सही। अभी हम संभल के कोशिश कर रहे थे कि हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे जंगों का या जाहरियतों का हमें कोई ख़ात्मा नज़र आए। ख़ात्मा तो नज़र आते आते लगता है कि फिर धुंधला गया है, और उसकी जगह नई जंगें, बड़ी जंगें ऐसा लगता है कि छिड़ने जा रही हैं दोबारा। अच्छा, मैं जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए, और एक तो यह है कि जो इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ऐलान हुआ है, फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, उनकी तरफ से जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया है, इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशनल असेसमेंट एंड डायरेक्टिव्स ऑफ द पोलिटिकल एथियन स्टार्टिंग टुडे एट 10 बजे, local tactical pause in military activity will not apply to the area of Gaza city। यानी वो जो इमदादी कामों के लिए वो जो था ना कि इतने घंटों के लिए कोई फौजी कार्रवाई नहीं होगी और इस दौरान ट्रक दाखिल होंगे और इमदादी सामान, खुराक, अद्वियात अंदर जाएंगी और मरीज़ बाहर आ जाएंगे, तो आज 10 बजे से उसको इसराइली फ़ौज ख़त्म कर रही है। द IDF कंटिन्यूस। अच्छा, और उसके बाद अगला जुमला जो है इंपॉर्टेंट है इसका, जो फर्स्ट पैरा का जो लास्ट है, गजा सिटी विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेंजरस कम्बैट जोन। अब जो है एक ख़तरनाक जंगी इलाका उसको, गजा सिटी को दोबारा उन्होंने करार दे दी है, और उसमें जो है वो ये कह रहे हैं कि अब इस दौरान जो है वो जो एक वक्फा होता था दिन का कि जिसमें वो दवाइयाँ आती थीं, जिसमें जो है वो इमदाद पहुँचती थी, मरीज़ बाहर जाते थे, चंद घंटों के लिए जो है वो खाना डिस्ट्रीब्यूट होता था, सब कुछ होता था, ट्रक दाखिल होते थे, वो सारा जो है वो आज से हम बंद करने जा रहे हैं। और गजा सिटी जो है वो वहाँ पे एक उसको कम्बैट जोन करार दिया है। अच्छा, अब इसमें एक तो ये है कि अगर हम ये देखें ना, अगर हम ये मैप देखें 5th, तो गजा सिटी जो है, एक तो पूरी गजा की पट्टी है ना, ये गजा सिटी की बात हो रही है,
और जहाँ पे जैतून के जो इलाका है, वहाँ पर ये फ़ौजी कार्रवाई का अपने आगाज़ कर रहे हैं। अगर हम ये देखें बिल्कुल हमें ये इसमें गज़ा सिटी का इलाका और उसमें जो जैतून का इलाका है वहाँ पे ये स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऑपरेशन, ठीक है। और फ़ौज यहाँ पे दाखिल हो रही है और ये ज़हन में रखें कि सातवीं दफ़ा ज़मीनी फ़ौज दाखिल हो रही है और इससे पहले हर दफ़ा वहाँ से बहुत बड़ा जानी नुकसान उठा के फ़ौज इसराइल की विड्रॉ हुई है। इनका कहना यह है कि वहाँ पे कम से कम 500 से 600 के करीब जो हैं वो हमास के जंगजू मौजूद हैं और अब हम पहले से मुख्तलिफ एक ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, इस ज़मीनी ऑपरेशन को शुरू करने के लिए उनकी क्या टैक्टिक है, ये एक अमूमी अंदाज़ा है जो अरब मीडिया या इसराइल का, ये वो है जिसके ऊपर इसराइल की फ़ौज के सरबराह ने कहा था कि मत करें। उसकी वजह यह है कि उनको इस बात का अंदेशा है कि यहाँ पे मज़ीद इमदाद उनके पास आ चुकी है और मज़ीद जो जंगजू हैं वो शामिल हो चुके हैं मिस्र से या बाकी कई इलाकों से, और अब वो मज़ीद इनको सकिन करेंगे। और ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक तो जाहिरियत तो है ना, जाहिरियत तो हो रही है कि वहाँ पे कहत फैल गया है, बीमारियाँ फैल गई हैं, वहाँ पे जो है वो ये जंगी जराइम हो रहे हैं, बच्चों की डेथ हो रही, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो एंटर हो गए तो फिर ये एक नई जंग होगी, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि तमाम अरब ममालिक, तमाम OIC, तमाम दुनिया ये कह चुकी है कि आप चाहे इस प्लान को मंजूर करें या उस प्लान को करें, जो भी आपने करना है वो आप जल्दी करके और ये सीज फायर करवाएं। कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, पाकिस्तान, इजिप्ट, यूरोप, रशिया, चाइना, सारी दुनिया कह चुकी है कि जी आप इसको यहाँ पे जो भी है आगे बढ़ें। प्रेसिडेंट ट्रंप पे स्टीव विटकॉफ ने जो बात की थी और फॉर्मूले थे तो उसके ऊपर सारा अमल दरामद हो गया। अब वो कह रहे हैं कि जी आप इसको आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के बाद आपने जो बात की थी उसके ऊपर आप अमल दरामद करवाएं। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक जो इलान वेस एक यरगमाली था जिसको हमास के लोगों ने अगवा किया था 7 अक्टूबर 2023 को। तो फौजी ऑपरेशन करके इन्होंने 2 वहाँ से, अच्छा इसका मर्डर हो गया था, हमास ने इसका मर्डर कर दिया था, उसी वक्त गोली मार दी थी इसको और बड़ा एक अजब वाक़या था। तो इलान वेस जो है वो अपनी 56 साल 56 ईयर्स की एज थी। तो इलान वेस की जो बॉडी है वो इसराइल की फ़ौज ने रिकवर की है, जो कि 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा में थी। सही। लेकिन जो इलान वेस की जो बीवी जो कि 53 साल की नाम श्री वेस और नोगा बेटी 18 साल की, इन दोनों को जो है वो नवंबर 2023 में जो यरगमाली छोड़ने का पहला मरहला था उस मरहले में हमास के लोगों ने छोड़ दिया था। तो बीवी और बेटी जो है वो रिहा हो गए थे और ये जो है ये इसकी बॉडी वहाँ रह गई थी। 7 तारीख को ही गोली लगी थी तो बॉडी जो है वो 2 बॉडीज रिकवर कर ली हैं। जिंदा यरगमाली नहीं, इसराइली फ़ौज ने कहा है कि हमने पिछले 24 घंटों में 2 जो हैं बॉडीज़ रिकवर की हैं। सही। अच्छा, और अब वो फौजी ऑपरेशन में किए हैं। हम कुछ ही लोग ये हमास के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी जगह पर रख दी थी कि वो खुद ही ये उठा के ले गए इसराइल के लोग। लेकिन बहरहाल बड़ा एक अनफॉर्चुनेट से वाक़यात होते हैं, तो मैं इसके ऊपर क्या बात की जाए अब। लेकिन ये चूँकि बदकिस्मती से वहाँ पे मैंने पहले भी आपसे कहा कि एक रिवाज है कि बॉडीज़ भी काउंट होती हैं जब तबादले होते हैं, तो उसमें डेड बॉडीज़ भी शुमार होती हैं, जिंदा भी शुमार होते हैं, ये भी शुमार होते हैं। वो भी तो वो बदकिस्मती है कि बस ये एक अजीब सी रस्म है। लेकिन बहरहाल तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो इसमें बात है वो ये है कि अच्छा, मैं इस पे आने से पहले मैं ज़रा गज़ा पे आता हूँ कि मैं क्यों बात कह रहा हूँ कि ये एक जंग की सूरत अख्तियार कर लेगा। उसकी वजह ये कि जो तुर्किया है उसने
अभी यानी ये फ़ौज अंदर नहीं दाखिल हुई, सही। लेकिन तुर्किया ने जो है वो तमाम अपनी एयर स्पेस इसराइल के जहाज़ों के लिए बंद करते हुए अपने तमाम माशी ताल्लुकात और सारे ताल्लुकात तोड़ने का ऐलान कर दिया तुर्किया ने इसराइल के साथ। सही। अच्छा, और उसके साथ ही जो है अब ये इस बात का तुर्किया जो है की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि कोई जहाज़ हमारे एयर स्पेस से नहीं गुजरेगा और कोई जहाज़ इनके साथ कोई तिजारत नहीं होगी और कोई जो शिप्स हैं वो भी यहाँ से नहीं गुजरेंगी जो तुर्किया के पानी हैं सारे। तो ये अगर आप स्टार्ट करें ना मेडिटेरियन से, तो वो जो नॉर्दर्न साइप्रस जो तुर्किया के पास है, तो वहाँ से आप शुरू करें तो तुर्किया का बहुत बड़ा जो है वो उनकी जो पानी है, उनके जो समंदर हैं वो भी बहुत बड़े हैं और उनकी एयर स्पेस। अब यहाँ से शुरू होता है कि बाकी अरब ममालिक और बाकी सारे लोग क्या इस वक्त क्या एक्शंस लेते हैं। तो तुर्किया ने उसकी इसमें। अच्छा, मैं ज़रा वापस आने से पहले जो अमरीकी नायब सदर हैं JD वैंस, उनसे एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में जो बात निकल के सामने आई है वो बात ज़रा मेरा ख्याल है कि काफ़ी तशवीशनाक भी है और वो गौर तलब भी है कि ये JD वैंस ने ये बात की। JD वैंस ने कहा देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो 79 ईयर्स प्लस उनकी एज है। तो JD वैंस बातचीत हो रही थी, उसमें उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो JD वैंस ने कहा कि अगर कोई हादसा पेश आ गया, खुदा ना करे कोई हादसा पेश आ गया, तो मैं अमेरिका का सदर बनने को तैयार हूँ। यानी अगर ट्रम्प के साथ कोई हादसा पेश आ गया, सही। यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो है वो एसेसिनेशन एक अटैम्प्ट तो हो चुकी है या कोई ट्रेजेडी इस तरह की हो गई, तो मैं अमेरिका का सदर बनने को तैयार हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब ये चूँकि एक इंतहाई हसास यानी आप समझें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की एसेसिनेशन से पहले उनके वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैं रेडी हूँ अगर वो एसेसिनेशन हो गई तो। मैं इंडिपेंडेंट कोट कर रहा हूँ बरतानिया का 44th। JD Vance says कि he is prepared to become president if God forbid a terrible tragedy happens। और फिर मैं कोट कर रहा हूँ न्यूयॉर्क पोस्ट, JD Vance says he is ready to take over as president if God forbid there is a terrible tragedy with Trump। और फिर जो द हिल है, द हिल को इंटरव्यू बेसिकली वो दे रहे थे JD Vance, तो हिल ने जो इसको थोड़ा माइल्ड किया है, उन्होंने कहा कि 46 Vance says कि ट्रम्प इज़ इन गुड शेप बट ही इज़ रेडी टू स्टेप अप। अच्छा, अब जो है ये टेरिबल ट्रेजिडी जो है ये क्या हो सकती है, मतलब है कि सेहत के हवाले से अपडेट किया उन्होंने, या ट्रेजिडी जो है वो कुछ और किसी और शक्ल में हो सकती है, गॉड फॉरबिड देयर इज़ अ ट्रेजिडी। तो JD वैंस की इस बात को जाहिर है कि वहाँ ख़ास माहौल है अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प के इर्द गिर्द, और JD वैंस उनके बड़े करीब हैं। एक ज़माने में नकाद भी रहे हैं JD वैंस, लेकिन ये बहुत करीब हैं, नायब सदर हैं, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प कैसे देख रहे हैं और वो जो ट्रम्प इंतज़ामिया कैसे देख रही है, और ये जो डीप स्टेट है उनकी वो कैसे देख रही है, वो भी तो कहीं मौजूद है। तो मतलब है कि सब दुनिया में, क्योंकि JD वैंस की तरफ से ये बात होना, और मैंने रेफरेंस भी इसीलिए दिए हैं कि बहुत सेंसिटिव बात, बहरहाल उन्होंने बात की। दूसरी जो बात है, वापस आ जाएं इस पे गज़ा में जो सिलसिला है सारा, तुर्किया ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है और तुर्किया ने जो है वो तमाम जो है उनके साथ माशी मामला तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उसके साथ ही दूसरी एक बात सामने आई है, वो ये सामने आई है कि वो जो एक इजलास हुआ था, जिस इजलास में जेरेड कुशनर और टोनी ब्लेयर शरीक हुए थे, वो जो बिग मीटिंग सो कॉल्ड होनी थी, तो वो बिग मीटिंग जो है वो, उसने क्या, बिग मीटिंग में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उस बिग मीटिंग का एक और जो अंदर मौजूद है वो रॉन डेमर जो है वो अंदर उसकी मौजूदगी सामने आ रही है कि रॉन डेमर भी उस इजलास में शरीक था। और रॉन डेमर ने जो है वो ये वहाँ पे कहा, ये एक्सेस की स्टोरी है बेसिकली, मगर फिर इसको बाकी जगहों पर भी इसमें फॉलो हुआ है, 8th के इनसाइड ट्रम्प्स गज़ा मीटिंग विद टोनी ब्लेयर एंड जेरेड कुशनर। तो उसमें दो नहीं बल्कि एक तीसरा शख्स भी गैर मुतवक्को तौर पे उस मीटिंग में शरीक हो गया, और वो जो शख्स था वो था रॉन डेमर।
ये इसराइल से। अब रॉन डेमर जो है उसने वहाँ पर ये कहा कि जो इसराइल नेशनल न्यूज़ ने आज ये कोट किया है कि उस मीटिंग में फिर जो रॉन दर्मर है उसने 7th दर्मर ने वाइट हाउस को ये बताया उस मीटिंग में कि इसराइल वांट्स आउट ऑफ गज़ा इफ़ कंडीशंस आर मेट। अच्छा, अब कंडीशंस आर मेट क्या हैं भाई? कंडीशंस आर मेट क्या हैं? कंडीशंस आर मेट ये हैं कि हमें एक मौका दे दिया जाए और हम जाके अंदर जो है हमास के जो लोग हैं उनको वो, और उसमें तो फिर ये इस खबर के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ने और ट्रंप इंतजामिया ने कहा जो भी कुछ करना है वो अगले उसको जल्दी करो, अगले मतलब 2-2.5 हफ्तों में कर लो। यहाँ पर स्टीव विटकॉफ की रिजर्वेशन थी, सबकी रिजर्वेशन थी, लेकिन ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जो भी कुछ करना है वो जल्दी करो। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से वो बात हुई थी कि हम 2-3 हफ्तों में गज़ा की जंग ख़त्म होते देख रहे हैं, और स्टीव विटकॉफ ने लेकिन ये कहा था कि इस साल के आखिर तक हम जंग ख़त्म होते देख रहे हैं। लेकिन ये जंग अगर छिड़ गई ना, ये जंग है, अब ये जंग इसलिए होगी कि इसमें सकिन हो जाएंगे, इर्द गिर्द के मुल्क सकिन हो जाएंगे इसमें। जैसे यमन के ऊपर कल अटैक्स हुए हैं, उन्होंने जवाबी अटैक्स किए हैं, वो असैसिनेशंस की तरफ मामला जाएगा, ग्रे जोन के अंदर मामला जा सकते हैं, मजीद सॉफ्ट टारगेट हिट होंगे। अब देखिए ना, अचानक बातचीत हो रही थी ओमान के अंदर कि जी अभी जुमे को बातचीत होनी है दोबारा स्टीव विटकॉफ की, तो अचानक जो है वो ईरान के साथ इसराइल की जंग छिड़ गई और उसके बाद इससे अमेरिका आ गया बीच में। तो ये अचानक जो है ना, अचानक इसमें कोई भी और ख़ास तौर पर डमास्कस पे जो अटैक्स हुए तो उसके बाद तुर्किया, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सारे मुल्क जो हैं ये इस वक्त और जो हैं ये एक अपनी पोजीशनिंग ले रहे हैं, और वो पोजीशनिंग जो है वो सफारतकारी अब नहीं होगी। सफारतकारी तो हो चुकी ना सारी, कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जा रही है, करारदाद नहीं जा रही, ये जा रहा वो जा रहा, ये उससे कहीं बढ़ के होगी। अच्छा, बढ़ के होगी, और इसमें क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर ये ना हुई तो कई हुकूमतें डिस्टेबलाइज हो जाएंगी। देखें, अगर तुर्किया और कतर और सऊदी अरेबिया और बाकी सारे मुल्कों ने सीरिया को स्टेबलाइज रखा है और इराक़ ने स्टेबलाइज रखा है, इराक़ और जो शाम है वहाँ पे 2 हुकूमतें बशार अल असद की, और ज़ाहिर बशार अल असद का एक अलग नुक्ता नज़र, और फिर यहाँ दाइश जैसे मॉन्स्टर्स माजी में जो है यहाँ पे जो कि गर्दनें काटते फिरते थे और वीडियोस बनाते थे और इंसानों को ज़िंदा जला देते थे और वीडियोस जारी होती थी, जो कि बाद में पता चलता है कि वो पीछे कौन था। लेकिन बहरहाल ये है कि बड़ी बर्बादी थी। अब वो वहाँ पर एक सुकून आया है, उस सुकून के अंदर जो है अभी सीरिया स्टेबलाइज नहीं हुआ, ये ध्यान में रखें, और सीरिया को स्टेबलाइज करना है। और सीरिया को अगर आप नक्शे पे देखें, सीरिया शाम जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है। अच्छा, अब उसमें वो कभी दुरूस, कभी इधर कभी उधर, तो इसराइल जो है, क्योंकि मैंने पहले आपसे बात की थी और मैं बार बार ही बात कहता आ रहा हूँ, पिछले 2-3 सालों से नहीं, कोई पिछले 21, 22, 23 सालों, 24 सालों से, कि इसराइल में जो है वो उनका वो अगर ये इस दफ़ा नहीं हुआ तो फिर शायद हज़ारों साल बाद होगा और शायद कभी भी ना हो। मतलब उनका मामला जो है साउथ चाइना सी के किसी जजीरे से, या उनका ये जो मामला है वो यूक्रेन के दम्बास के इलाके से या बाकी इलाके, वो उनका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। मतलब ये जो है कि मसीह की यरूशलेम का दारुल खिलाफा अनाउंस होना और मस्जिद अक्सा और बाकी 3rd टेम्पल हमेशा के लिए उसका फारिग हो जाना, मतलब ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको मतलब फिर उन्होंने यहाँ पे बीच में क्या करना है बैठ के, देखे ना, इधर भी फ़लस्तीनी, उधर भी फ़लस्तीनी, ऊपर वो लेबनान है, इधर सीरिया है, तो बीच में एक अजीब सा लैंडलॉक सा मुल्क, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, ठीक है ना, कभी इसने पानी बंद कर दिया, कभी उसने जो है वो गैस वहाँ से रोक दी, कभी, तो वो ये जो है ना, ये आप समझें कि वो इसराइल के लिए ये एक बहुत, ये उनकी या इसराइल है या नहीं है, मतलब इस तरह से उसको देख रहे हैं लोग। ये वो नहीं 2 स्टेट सोल्यूशन, वो कह रहे हैं कि हम उसके बाद होंगे या नहीं होंगे, यहाँ पे हम आ तो गए हैं और हज़ारों साल के बाद आए हैं, यूरोप वगैरह में तो चले गए थे, यहाँ तो हज़ारों साल के बाद एक उनको जगह मिली है ना जहाँ पे वो हुकूमत भी कर रहे हैं। तो यहाँ से कैसे जाएं, क्या करें, कैसे हो, और उसके नतीजे में अगर फ़लस्तीनी आ गए तो फिर उसके बाद तो अनाउंसमेंट हो गई, तो और सितंबर आ रहा है, अब कई यूरोपीय मुल्क अनाउंस करने जा रहे हैं उसमें कि हम तस्लीम करते हैं फ़लस्तीन को, लेकिन उन पर प्रेशर भी बन रहा है क्योंकि जेरेड कश्नर के जो वालिद मोहतरम है वो फ्रांस में अमेरिकन एम्बेसडर हैं, ठीक है ना, तो वो मतलब है कि स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ भी काम कर रही हैं, तो बहुत कुछ है। अब इसमें जो है, इसमें यह है कि मुल्क सकिन हो जाएंगे,
सकिन से मुराद ये है कि फिर आप मतलब डिस्टेबलाइज हो जाएंगे मुल्क, यूँ समझ लें आप, और या डिस्टेबलाइज हो जाएंगे या डिस्टेबलाइज कर दिया जाएगा उनको। एक ये भी तो है ना, डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है ऐसे मरले पे के अंदर अचानक, वो जैसे वो गजा के अंदर ही एक निकल के आ गया था बंदा कि मैं तो जी हमास के खिलाफ लड़ूंगा, आपस में वो इसी यहाँ दुरूज या उधर से कबीला का वो बंदा खड़ा हो गया था मगरबी किनारे से। तो बात यह है कि अब ये फ़ौजी ऑपरेशन का अगर आगाज़ करते हैं तो वहाँ पर वो तैयार हैं, वो तैयार बैठे हैं उनकी तरफ से। इन्होंने कहा, इनका ख्याल ये है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि 7 दफ़ा ये एंटर होके गजा से ज़मीनी फ़ौज बाहर निकली है और हर दफ़ा बॉडी बैग लेके निकले। तो अब 8वीं दफ़ा ऐसा क्या होगा कि जबकि उनका फ़ौज का सरबराह कह रहा है कि अंदर मत दाखिल हो, मगर जाहिर है कि वो फिर उसने कहा कि हमारी सियासी क़यादत जो कि कह रही है कि दाखिल होना है तो हम दाखिल होने जा रहे हैं, और हम आज 10 बजे से अंदर खुराक, दवाइयाँ, बच्चे जो मौजूद हैं। अच्छा, वहाँ 10 लाख लोग इस वक्त ऐसे हैं गजा में, अब ये फिगर्स 10 लाख ऐसे लोग हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, यानी इतने ज़्यादा शदीद बीमार हैं या शदीद कहत का शिकार हो गए हैं कि अगर आप उनसे ये भी कहें कि यहाँ से उठ के ज़रा बाहर तक चले जाओ, यानी साथ वाले घर तक चले जाओ, तो उनको सहारा देना पड़ता है, वो बच्चे या औरतें या मर्द या बूढ़े, वो 10 लाख उनकी तादाद है। तो अब ये है कि अच्छा वो तैयार हो रही है, हमास की तरफ से आया है कि आ जाओ आ जाओ, ठीक है ना, और आ जाओ, और उसके बाद जो कुछ होगा वो जो है वो शायद कई फ्रंट्स खुल जाएं, इराक का फ्रंट भी खुल जाए, बाकी तो अब ये है कि सीरिया भी खुल जाए, बाकी फ्रंट्स भी खुल जाए, तो ये बदकिस्मती से जंग फैल रही है। लेकिन एक और, बल्कि कम से कम 2 जगह ऐसी हैं, एक जगह तो ऐसी है जहां पे अचानक अमेरिकन वॉरशिप्स बढ़ना शुरू हो गए हैं अचानक, अब वक्फा नहीं, उसके बाद वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ी इन्वेजन अमेरिकन ट्रूप्स करने जा रहे हैं। वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रहनुमा पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे दे रहे हैं, कितना मौसम उनके लिए? अच्छा, मैं वो जो बात कर रहा था कि एक नई जंग जो है वो एक कशीदगी जो है वो अचानक बढ़ गई है। और जंग तो मुझे नहीं पता कि इन्वेजन का इरादा है या क्या इरादा है, लेकिन वेनेजुएला जो निकोलस मैडुरो का जो वेनेजुएला है, उसको अमेरिकन वॉरशिप्स जो हैं या जो बोट्स हैं उनकी, वो तेज़ी से वेनेजुएला की तरफ बढ़ रही हैं। और वेनेजुएला जो है ये अगर हम 6 देखें तो वेनेजुएला हमें अमेरिका, ये कैरिबियन में हमें नज़र आएगा, ये कोलंबिया, ब्राज़ील, गुआना, ठीक है, ये हमें नज़र आएगा। रेड जो है ये वेनेजुएला नज़र आएगा। और ये वेनेजुएला जो है ये वो है जो एक ज़माने में स्पेन और फिर उसके स्पेनिश कॉलोनी, और सबसे पहले जो आज़ादी किसी ने हासिल की थी स्पेनिश एम्पायर से, तो उसमें वेनेजुएला था। तो वेनेजुएला जो है वो आज़ाद हो गया था 19वीं सदी के आगाज़ में, और फिर एक बड़ी इसकी लंबी तारीख़ है जो मैं बात में चला, लेकिन कमिंग बैक टू 90s तो ये वो है जहाँ पे ह्यूगो चावेज़, और फिर कोलंबिया, और फिर एक पूरी वहाँ पे जो ठीक है ना, तो वो एक पूरी एक तारीख़ है। लेकिन ये है कि वो फिर उसके बाद जो निकोलस मैडुरो वहाँ पे, और इनका तख्ता उलटने की कोशिश की, वो जो बार बार वो जो जॉन बोल्टन कहते हैं कि मैंने हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की थी, मैं फेल हो गया था, वो वेनेजुएला की बात करता। तो वेनेजुएला जो है वहाँ पे, अब वेनेजुएला में जो है ये राइटर जैसे ब्रेक कर रहा है 38 US वेनेजुएला टेंशन राइजेस ई साउथ कैरिबियन के अंदर, और वेनेजुएला में जो है वो US वॉरशिप्स वहाँ पे पहुँच रही हैं। और वेनेजुएला में जो उनका लोकल मीडिया है, ये तेसो वर्ल्ड 39th वेनेजुएला प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रेजेंस और अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन्स एंड कंडेम द ट्रीटी। और न्यूज़वीक कह रहा है कि मैडुरो फाइल्स वार्निंग एट ट्रम्प एंड US फोर्सेस अप्रोच वेनेजुएला। और फिर तुर्किया की तरफ से ये बात की जा रही है कि इम्पेनेट्रेटेबल है ये US डिप्लॉयज 41st, ये वॉरशिप्स वहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो ये एक वहाँ पर एक महाज ऐसा है कि अचानक जो है वो
अमेरिकन वॉरशिप्स जो हैं वो तेज़ी के साथ जो है वो वेनेजुएला की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो इशू है वो ये हुआ है कि एक बज़ाहिर तो ये मामला जो है, लेकिन एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, और पॉलिटिकल टर्मोइल ये है कि जो यिनलुक शिनवास्त्रा हैं, यिनलुक शिनवास्त्रा, ये 39 इयर्स ओल्ड ये खातून है और ये थाईलैंड की वज़ीर आज़म, इनको वहाँ की अदालत ने अपने ओहदे से हटा दिए। अच्छा, थाईलैंड में जो है ये एक बड़े मजबूत घराने से इनका ताल्लुक़ है, और ये शिनवास्त्रा जो हैं ये पूरी एक डायनेस्टी है, यानी आप समझें कि ये पूरी डायनेस्टी है, और इसमें ये 1998 से है। अब इसमें ज़्यादातर उनके कुछ 7 के करीब इसी ख़ानदान के जो लोग हैं, अगर मैं सेकंड देखूँ बड़ी अजीब हिस्ट्री है, 7 के करीब लोगों को या तो अदालत ने हटा दिया है, और बाकियों को जो बच गए थे वो पावर में आए तो उनको फ़ौज ने हटा दिया। मतलब अजीब व गरीब सी है। अब देखें ना, ये प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये सारे एक ही ख़ानदान के हैं। अगर हम यहाँ से रोकें, ये हम ज़रा ऊपर से दोबारा एक दफ़ा देखें, ये सारी जो है ये शिनवास्त्रा फैमिली है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं थाईलैंड के। ये 1998 में पार्टी बनी। अब जो इसमें जो पिंक हैं, जो पिंक कलर के, उसमें आप देखें तो ये मेंबर्स थे, ठीक है। तो उसमें ये शिनवास्त्रा फैमिली आई, और उसमें जो है ये ब्रदर, पहले तो ख़ुद वो जो तकसिन थे वो 2006 तक रहे, और 2006 तक रहे। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये उनके जो 2006 के बाद हमें नज़र आते हैं तो उनको मिलिट्री को हटा दिया, ये ब्लू कलर वाले जो हैं, यानी जहाँ ब्लू डॉट्स हैं उनको मिलिट्री ने हटा दिया, और बाकी जो हैं वो उनको, बाकी जो पिंक हैं उनको अदालतों ने हटा दिया। यानी अब उसमें से ये जो यिंगलुक हैं, ये उनकी साहबजादी थी, इनको अदालत ने हटा दिया। यानी कुछ अजीब ही मामला है कि उनका कोई वज़ीर आज़म जो है या उसको अदालत हटा देती है, या वो जो है वो उसको फौज हटा देती है। तो ये अजीब ख़ानदान ये थाईलैंड का जो है, ये उनकी वो बड़े, यानी वो बहुत पैसे वाले और बहुत बड़ी पार्टी है उनकी। अच्छा, मुख्तलिफ पार्टी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके वज़ीर आज़म जो हैं वो कुछ इस तरह से हटते रहे। कुछ इसमें जो है शिनवास्त्रा फैमिली के हैं, लेकिन कुछ अलग भी हैं। जैसे आप हमें नज़र आएगा ना, ये जैसे 2014 में जिनको हटाया तो वो इस फैमिली के नहीं थे, वो प्यू थाई पार्टी के थे। वो जो खातून थी वो प्यू थाई पार्टी की थी, ये भी प्यू थाई पार्टी के थे। ये वो फैमिली के नहीं थे, तो पार्टी वही है, लेकिन पीपल्स पावर पार्टी है, उसके भी लोगों को हटा। तो वहाँ पर एक अजीब सा टर्मोइल। अच्छा, अब ये जिक्र क्यों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ थाईलैंड के अंदर, तो उनके इसलिए कि उनके जो वहाँ पर उनके जो एक आप इस तरह से कहें कि उनके एक कायम मकाम जो वज़ीर आज़म, इनको जुलाई में काम करने से रोक दिया था। थाईलैंड की जो वज़ीर आज़म है, इनको जुलाई में काम करने से रोक दिया था, क्योंकि जो कंबोडिया के साबिक, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कंबोडिया के जो साबिक हुक्मरान हैं जो 40 साल तक वहाँ रहे, उनसे ये फ़ोन पे बात करके कह रही थी कि अंकल, लफ्ज़ अंकल इन्होंने इस्तेमाल किया, और आगे इन्होंने कोई गुफ्तगू की, वो फ़ोन कॉल लीक हो गई पब्लिक में, तो मुजाहरे शुरू हो गए। वो कंबोडिया में जो थे वो उनके हुक्मरान थे, और उन्होंने वहाँ पर हुन सेन, वो कुछ 40 साल तक हुक्मरान रहे। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को जो है वो हुन मेनत को उन्होंने हुकूमत दे दी और ख़ुद अलग हो गए। लेकिन ये उनसे बात कर रही थी वज़ीर आज़म, और उसके बाद ही वो कॉल लीक हो गई, तो पब्लिक सड़कों पे आ गई। तो हंगामे शुरू हो गए। तो इस दौरान जो है वो इनको अदालत ने कहा कि आप काम नहीं कर सकती, इनको पाबंद कर दिया। आज ओहदे से आज हटाया है, लेकिन इनकी जगह जो है वो कायम मकाम जो है वो एक वज़ीर आज़म आ गए, और वो कायम मकाम वज़ीर आज़म जो है वो अपनी जगह वो काम करते रहे। पुंतराव, तो पुंतराव जो है वो अपनी जगह काम करते रहे। तो अब ये, लेकिन बीच में ये हुआ कि वो जिनको अंकल कहा था उनके साथ, वो कंबोडिया में थे, तो उनके साथ यहाँ पर कशीदगी पैदा हो गई थाईलैंड के अंदर। सही, जब ये फटा हुआ तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अंकल कहा था, लोग सड़कों पे आ गए, उन्होंने कहा गद्दार है ये कंबोडिया के जो वहाँ पे। अच्छा, वो साबिक हुक्मरान थे, वो स्ट्रॉन्ग मैन, वो अपने बेटे को इक़्तिदार दे चुके थे, तो उनका बेटा इधर, और ये जो है इनको हटा दिया अदालत ने। तो कशीदगी पैदा हुई, वो इतनी ज़्यादा हो गई कशीदगी कि वो 5 दिन तक तो सड़कों में हंगामे होते रहे।
और उसके बाद कंबोडिया और थाईलैंड की जंग छिड़ गई। सही। ये उन जंगों में से एक जंग है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं मैंने बंद करवाया। कंबोडिया और थाईलैंड की जो जंग है वो इस तरह से छिड़ी थी कि वो वजीर आजम को उनके एक कॉल पकड़ी गई थी कंबोडिया के साबिक हुक्मरान से, और वो जब कॉल पकड़ी गई लीक हो गई तो पब्लिक सड़कों पे आ गई कि हमारी वजीर आजम अपने कौमी राज उनको फरोख्त कर रही थी। उसके बाद थाईलैंड और कंबोडिया, अब ये वो पुराना इंडो चाइना, ये फ्रांस की कॉलोनीज थी, फ्रांस यहाँ से गया, ये थाईलैंड को सियाम कहते थे पहले, तो सियाम के साथ जो है वो करके मुआहदा वायदा करके गए, फ्रैंको सियामीज एग्रीमेंट हुआ था 1904 में। उसके बाद ये आज़ाद जब से फ्रांस यहाँ से गया इंडो चाइना से, तो उस तब से वो जो बॉर्डर है इनका, अगर आप हम कोई भी मैप देख लें यहाँ पे, तो इनका बॉर्डर जो है वो मुस्तकिल वहाँ पे एक लड़ाई होती रहती है। लेकिन मैं आपको ये वाक़या इसलिए बताना ज़रूरी है कि वो वज़ीर आज़म आज हटा दी गई, तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ़ोन किया था वो एक तो उन्होंने हुन सेन के बेटे को किया था, यानी हुन महत को किया था, सही, यानी उसको जिसको अंकल कहा था ना, उसको किया था, उसका बेटा तो कंबोडिया को हेड कर रहा है। और दूसरा ये जो खातून है, इनकी जगह जो कायम मकाम वजीर आजम है वहाँ के, उनको फ़ोन किया था, तो कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जंगबंदी हुई थी, जिसके बाद कंबोडिया के जो वजीर आजम हैं वहाँ के, ये मैं कोट कर रहा हूँ 16th, ट्रम्प थैंक्स हुन 16th हुन मैथ फॉर नोबल नॉमिनेशन, ठीक है, हेज कंबोडिया रोल इन बॉर्डर पीस, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जहन में आ जाए कि एक जंग ये भी थी, वो लोग भूल ना जाए कि कंबोडिया की तरफ से भी जो है वो नॉमिनेशन नोबेल प्राइज की हुई थी। तो इसलिए जो है, और फिर उसके बाद राइटर्स ट्रम्प सेज के थाईलैंड कंबोडिया एग्री टू होल्ड इमीडिएट सीज फायर, तो ये उसकी अहमियत ये है कि वो जंग थी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ये बड़े सख्त बॉर्डर क्लैशेज में फिर वो आ गया था कि F-16 तैयार इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो अब वो डिस्टेबलाइज हो गया दोबारा, यानी जो थाईलैंड है वो पोलिटिकली डिस्टेबलाइज है। वैसे कंबोडिया के साथ तो उनके मामला ठीक है बॉर्डर पे, लेकिन ये पोलिटिकली डिस्टेबलाइज हुआ है। लेकिन वजह यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी थी कि वो आज उनको हटाया गया और फिर पोलिटिकल टर्मोइल आ गया। वेनेजुएला के अंदर फौजें बढ़ रही हैं आगे, भारत के, अच्छा उधर गज़ा के अंदर जंगबंदी हो, वो कह रहे हैं हम दो गज़ा की पूरे गज़ा में नहीं, वो गज़ा शहर में दोबारा दाखिल होंगे, तो वो कह रहे हैं कि आ जाओ, साउथ में नहीं, इधर उधर नहीं, वो एक इलाके में दाखिल हो रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि आ जाओ। तुर्किया ने जो है वो अपनी एयर स्पेसेस बंद कर दी। अच्छा, अब इसके साथ जो है वो अच्छा, ये अरब न्यूज़ इसको फ्लैश कर रहा है अभी 10th, इसराइल डिक्लेयर्स गज़ा's लार्जेस्ट सिटी अ कम्बैट जोन एंड हॉल्ट्स ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस, ठीक है, जो पॉजेस दे रहे थे वो उसको रोक दिया बीच में। तो अरब मीडिया इसको इस तरह से कोट कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो मैं दोबारा यहाँ पे ये 6th कोट कर रहा हूँ, इसराइल नेशनल न्यूज़, तुर्की ने जो है ये सारी इकोनॉमिक टाइज तोड़ दी हैं और एयर स्पेसेस बंद कर दी हैं इसराइली एयरक्राफ्ट के लिए, तो वहाँ पर जो है एक तलखी दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई। फिर उसके साथ जो भारतीय वज़ीर आज़म है वो आज जापान में है, और उनकी जो मुलाकात है वो वहाँ पे जापानीज़ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ हुई है, मुश्तरका एलामिया भी उनका है, और वो कल जो हैं वो वहाँ से रवाना हो जाएंगे वो चाइना के लिए, क्योंकि उसके बाद जो अगले 2 दिन हैं वो वहाँ पे SCO समिट हो रही है, जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन और ये सारी शख्सियत, तो प्राइम मिनिस्टर एशिबा के साथ उन्होंने भारत जापान समिट अटेंड की है, लेकिन क्वाड का जिक्र नहीं हुआ, क्वाड का इसमें जिक्र नहीं हुआ। लेकिन एक और तलखी वहाँ पे, अच्छा ये तलखी तो ये इत्तेफाक से कोरिलेट हो गई है इन सारी तकारीब से, लेकिन कोई 8 महीने के लिए ना, ये मैं रॉयल नेवी का भी देख रहा था, बरतानिया का 19 HMS प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्स इन टोक्यो फॉर हिस्टोरिक विजिट, ये पहली दफ़ा उनका जो सबसे बड़ा बरतानिया का जो आप समझें कि जो स्ट्राइकर है वो उनका जापान में इस वक्त जापान में जा रहा है। और अगर मैं ये 22 को करूं तो जो ये ख़बर आ रही है वो ये है कि UK कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इन जापान टू टेस्ट F-35B फाइटर कैपेबिलिटीज़, और ये यहाँ पर F-35 तैयारे जो हैं
वो वहाँ पर और मुल्क भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये 8 महीने चलेंगी। ये इनका जो मिशन है ये 8 महीने रहेगा। तो चाइना की तरफ से बड़ा शदीद एतराज़ हुआ है कि यहाँ पे जापान जो है, बरतानिया और स्वीडन और बाकी मुल्क सारे और अमेरिका भी शायद और आगे पीछे, तो वहाँ पे इंडो पैसिफिक में भी एक ये टेंस रहेंगे अगले चंद दिनों में मामलात, और ताइवान के आसपास और ये सारे वेनेजुएला, ये गज़ा, ठीक है। और ये गज़ा का मैंने कहा ना ये एक्सप्लोड हो जाएगा सारा, ये अब एंटर होते हैं और ये पकड़े जाते हैं लोग, या मारे जाते हैं, या जो भी इसराइल के लोग होते हैं, या उधर डेथ्स होती हैं। अभी तक तो कैसे से डेथ हो रही है ना, अभी तो एक स्ट्राइक उन्होंने की जिसमें वो साफ़ी उन्होंने मार दिए। अब पूरी प्रॉपर फौज में दाखिल होती है और साथ एयर रेड शुरू होता है, तो फिर उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा मामला, क्योंकि अब ना कोई स्टीव विटकॉफ है, ना ट्रंप है, ना बाकी कोई, तो वो और साथ वेनेजुएला। तो ये जो है ये अचानक बहुत सारे नए फ्रंट्स आपको खुलते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वो जो मुस्तकिल है ना, जो अब लिंडसे ग्रैहम, आज उनके बड़े पावरफुल लिंडसे ग्रैहम है, लोग कहते हैं डीप स्टेट के सेनेटर हैं पुराने। वो जो लिंडसे ग्रैहम है उन्होंने आज वो बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने वो जो है वो कह रहे हैं कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया वो कह रहे हैं कि 30 सेकेंड, हाउ डू यू फील, तुम्हें कैसा लग रहा है। अब ये जो है ना इंसल्टिंग, ये एक अजीब सी रुख पे चले गए हैं भारत और अमेरिका के मामला। हाउ डू यू फील, लिंडसे ग्रैहम अगेन ब्लेम्स इंडिया ओवर रशियन ऑयल एज कीव रील्स फ्रॉम डेडली स्ट्राइक, सेज इट्स एक्सपीरियंसिंग कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग प्यूटिन। एनडीटीवी, योर परचेजेस किल्ड यूएस सेनेटर्स रशिया ऑयल वार्निंग टू इंडिया चाइना। फिर उसके बाद ये है कि इंडिया टुडे, इंडिया पेइंग प्राइस फॉर सपोर्टिंग प्यूटिन वॉर्न्स यूएस सेनेटर। अब ये लिंडसे ग्रैहम जो है उन्होंने आज मोर्चा संभाला हुआ है, तो ये जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। और ये जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी अनॉयज यूएस बाय डिफाइंग ट्रम्प। अब ये लिंडसे ग्रैहम पेइंग प्राइस फॉर बैकिंग प्यूटिन, इसको कैसे जाके ख़त्म करना है इस मामले को, ये भी एक सवाल है। एक सवाल है ना, मैं उसमें कहते हैं मुख्तलिफ जगहों से आप सीख रहे होते हैं कि एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स यार ये कैसे शुरू कैसे हुआ था, इसकी एंडिंग कैसे होगी, किस रुख पे ये मामला जाएंगे। और ये जो है ये दरमियान में अभी ग्रे जोन वॉरफेयर अगर शुरू होता है, मैं तो ये जेडी वैंस की बात सुन के आज हैरान हुआ हूँ, क्योंकि हमने ये बात बहुत पहले भी इस प्रोग्राम में की थी कि हो सकता है कि डीप स्टेट कहीं किसी जगह जाके कैनेडी की तरह वो करे, लेकिन जेडी वैंस का कह देना ये और फिर उसको ट्रंप इंतजामिया की तरफ से सुन लेना सबकी तरफ से कि ये नायब सदर ने बात की है कि मैं तैयार हूँ जगह लेने के लिए अगर कोई ट्रेजेडी गॉड फॉरबिड हो गई, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात दूसरी मैंने की कि वो ये है कि मुझे एक बात आज जो है ना बड़ी अजब सी लगी कि उनके जो अमित शाह हैं, वो अमित शाह ने अपनी शुरू की है वहाँ पे कंपेन आसाम में। तो आसाम में उन्होंने जाके जो कंपेन शुरू की है, तो उन्होंने ये आसाम ट्रिब्यून में कोट कर रहा हूँ 30th, तो वो कहते हैं कि जो कांग्रेस पे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को उन्होंने कहा है कि द स्टेट कैन नॉट लेड बाय पाकिस्तान लिंक्ड लीडर्स। अच्छा, अब ये जो है ना ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग बात है कि ये पाकिस्तान लिंक्ड लीडर कैसे, पाकिस्तान के साथ क्या लिंक बन गया जी? बड़े एक अजीब सी बात है ना जी। कि ये वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान लिंक्ड लीडर, तो वो पता चला कि वहाँ जो कांग्रेस के रहनुमा हैं उनकी जो एहलियाँ हैं वो एलिज़ाबेथ कॉलबर्न, वो एक ज़माने में बरतानिया में वो ब्रिटिश नेशनल हैं, ड्यूल नेशनल होंगी या ब्रिटिश नेशनल होंगी, तो वो एक ज़माने में बरतानिया में वो कोई प्रोजेक्ट चल रहा था क्लाइमेट का जिस पे वो पूरे साउथ एशिया को देख रही थी, उसमें पाकिस्तान भी था, उसमें नेपाल भी था, उसमें भारत भी, तो वो उन्होंने एक लिंक ढूंढ के तो ये पाकिस्तानी एजेंट का नाम लगा दिया, इस वो कंपेन चल रही है। अब इशू ये है कि अब इतनी तलखी ऑलरेडी मौजूद है पूरी दुनिया में, इस वक्त जो वाहिद काम पाकिस्तान को करना है वो ये है कि एक तो ये अपने जो डिप्लोमेटिक आपने हम लोगों ने हासिल किए हैं, डिप्लोमेटिक या अस्करी या बाकी सतहों पे जो फतवाहत हैं वो अपनी जगह पे रखी जाएं। साथ ही आवाम को जो मैं कह रहा था कि उन तक कोई किसी किस्म का कोई असर नहीं पहुंच रहा, तो वो तो तूफ़ान और अब उसमें सैलाब और तूफ़ान और बारिशें और ये कुदरती आफात और मैन मेड क्राइसिस है ना, कुदरती आफात को आप एक तरफ रखें, मैन मेड क्राइसिस वो उसमें बहुत बड़ा उसका हिस्सा है। और दूसरी जो बात है कि बाकी जो टेम्परेचर अचानक एकदम से शूट कर रहा है पूरी दुनिया में,
इसको किसी तरह से ठंडा करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि इस तरह के बयान दें, सामने खड़े होकर कि पाकिस्तानी वहाँ पर देखें ना। अब ये कोई मारा मारी है, इस किस्म के वाक़यात लोकल पॉलिटिक्स में भी शुरू हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं। और फिर वेनेजुएला का मामला, फिर ये है कि ये SCO समिट सामने क्या चीज़ें लेकर आती है। फिर ये है कि ये गज़ा के अंदर अगर दाखिल हो जाते हैं आज और वहाँ पे खुराक और खाना पीना रोक देते हैं, और हमास के लोग कह रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ, मतलब हम रेडी हैं। मजम्मत हो रही है पूरी दुनिया की तरफ से, लेकिन वो जो हमास के अंदर एक परेशानी की कैफियत वो नज़र नहीं आ रही। वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। साथ ही लेबनान डिस्टेबलाइज हो जाएगा फौरी तौर पे, उधर हिजबुल्लाह और इधर से जो सीरिया। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये कुछ मामलात ऐसा लगता है कि एकदम से, बजाय से कि वो, मैं ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि अगर ये मामलात अभी तय नहीं हुए तो फिर ये एक्सप्लोड हो जाएंगे, एक्सप्लोड भी होंगे, इम्प्लोड भी होंगे मुख्तलिफ इलाकों में। तो देखते हैं, और अल्लाह ताला खैर करे, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में, सारी दुनिया में कल हम जब बात करें तो कोई अच्छी खबरें हमारे सामने हों। लेकिन आज तो खबरें ऐसी हैं कि वो मज़ीद दहला देने वाली हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे उसमें रस्म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।